स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करते हैं। वो नया सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा होता है एंशिएंट और मेडिवल के कंपैरिजन में। पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद एंशिएंट और मेडिवल को करेंगे। तो अब आप लोग को सिलेबस पहले से भी पता होगा। अगर आप लोग को नहीं पता होगा, जैसे आप पूछेंगे किस चीज़ का सिलेबस, तो आप यूपीएससी को फोकस कर सकते हैं या बीपीएससी को देख लीजिए। आप उनका सिलेबस देख लीजिए, जो जिस एग्ज़ाम का देख रहे हैं आप उस चीज़ का सिलेबस वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको, और नहीं फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं भी सिलेबस का डिस्कस करूँ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं एक दिन सारा सिलेबस ही पूरा कवर उसमें सिलेबस ही बता दूंगी कि क्या क्या सिलेबस है। लेकिन आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि अब कहाँ से हमको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि हम एंशिएंट में तो वहाँ प्री हड़प्पा पीरियड से लेकर के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मध्यकाल से शुरुआत करते हैं हम पढ़ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में हम कहाँ से शुरू करें। तो आप जैसे सिलेबस देखेंगे तो उसमें मध्य 18वीं सदी से सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में लिखा मध्य 18वीं सदी से, उसी को हम मानकर बीपीएससी या और भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए सोचेंगे तो वहीं से मध्यकालीन या किसी भी एग्जाम के लिए हमको लगता है कि आधुनिक भारत का इतिहास का सिलेबस लगभग वहीं से ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जब मध्य 18वीं सदी में जब मुगल का जो पीरियड है वो जब समाप्त होता है तो उत्तर मुगल काल हम लोग पढ़ते हैं। और क्योंकि उत्तर मुगल काल में आप देखेंगे कैसे मुगल धीरे धीरे जब कमज़ोर होने लगता है तो कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। यहाँ से ही शुरुआत हो जाता है आधुनिक भारत का। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत में यूरोपियन का प्रवेश कैसे हुआ, वो पढ़ते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि पहले हमको भारत में यूरोपियन का कैसे प्रवेश हुआ इस पे थोड़ा सा पहले हमको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बहुत पहले ही हो चुका है, लगभग 1600 ईस्वी में ही यूरोपियन का जब प्रवेश हो गया है। तो हम वहीं से, इसलिए हम थोड़ा सा उसको बैक को वहाँ से लेके कवर करेंगे। तब उसके बाद हम देखेंगे कि 18वीं सदी में भारत में जो राज्य, छोटे छोटे राज्यों का जो मुगल के पतन के बाद या मुगल के कमज़ोर होने के बाद जो राज्य का उदय हुआ वो उसकी क्या स्थिति थी, वहाँ कौन था, कैसे था, वो हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तो हम लोग आज पहले छोटा सा देखते हैं क्लास में कि यूरोपियन का प्रवेश कैसे हुआ, क्योंकि हमारे लिए आधुनिक भारत में मेनली इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि अंग्रेज आए और फिर वहीं से हमारा सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारा सब कुछ चेंज होने लगा, कैसे हमारे धन का दोहन होने लगा, तो ये वहीं से चेंज हो गया है। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको पता ही होगा, आप लोग सोच जान रहे होंगे कि सबसे पहले ये 1494 में जो स्पेन से जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो भारत खोजने के लिए निकले थे। लेकिन वह भारत नहीं खोजे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, क्योंकि वो जिस सी रूट से निकले थे उनको लगा कि वो भारत की खोज करेंगे, लेकिन नहीं, वो अमेरिका की खोज कर बैठे। उसके बाद फिर क्योंकि ये सिलसिले, क्योंकि 15वीं शताब्दी में जहाज निर्माण का जो प्रक्रिया था वो बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा, और इससे वो लोग नए नए, आप पढ़ेंगे कि सी रूट का वो लोग खोज करने लगे, क्योंकि वो चाहते थे जितना जगह को वो खोज पाएंगे उतना ज़्यादा वहाँ से वो व्यापार कर पाएंगे, वहाँ उस देश के वजह से हम पहले जानेंगे समझेंगे, फिर वहाँ से वो अपना व्यापारिक रिलेशन बनाना चाहते थे। और अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे इस बीच में कि किस बुक से पढ़े या नहीं पढ़े, तो हम तो वैसे मेनली जो हम अगर किसी चीज़ को फोकस लेकर के चल रहे हैं तो वो विपिन चंद्रा का बुक है और फिर स्पेक्ट्रम है। आप वैसे किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे तो हमको मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रम वगैरह से हम लोगों को मिल जाता है सीधे सीधे कभी कभी देखने के लिए। तो वैसे आपकी मर्जी, आप किसी भी बुक को पढ़े, कोई भी बुक अंतिम विकल्प नहीं होता है हमारा। तो हम सबसे पहले, उसके बाद जब ये स्पेन से वो चले, उसके बाद क्योंकि वो इंडिया का खोज नहीं कर पाए, वो अमेरिका की खोज कर पाए, तो उनको भी एक बहुत बड़ा जगह मिल गया अमेरिका फिर व्यापार करने के लिए। आप जब अमेरिका के बारे में, अमेरिका का हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे या अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग सारा कुछ उसमें देख लेंगे जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास करेंगे तब। उसके बाद भारत में 1498 में पुर्तगीज़ वास्को डी गामा आते हैं और वो मतलब भारत की खोज कर लेते हैं, एक नए समुद्री मार्ग का खोज करके वो भारत तक पहुंच जाते हैं। पूरा कैप ऑफ गुड होप होते हुए पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वो पूरा भारत के कालीकट के तट पर पहुंचते हैं। विपिन चंद्र तो यहाँ तक अपनी किताब में लिखे हैं एक जगह कि जब वो यहाँ से मतलब वापस जा रहा था, यहाँ से व्यापार करके, यहाँ से सारा सामान ले करके जब यहाँ से गया था, तो जितना उसके यात्रा का खर्च था उस
उससे ज़्यादा वो उन सामानों को 60 गुना ज़्यादा दामों पे बिका था। तो इससे सोचने वाली बात ये है कि जब इतना ज़्यादा किसी को भी दिखेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, भारत से व्यापार करना उनके लिए कितना ही लाभदायक होगा, तो ज़रूरी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहेंगे। तो इसके बाद से ही यहाँ पर सबका आना जाना शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर सबसे पहले हम कहेंगे कि किसका रहा, तो पुर्तगीज़ का रहा। सबसे पहले पुर्तगीज़ ही हमारे यहाँ आ चुके थे। और जानते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा में, दमन एंड द्वीप में, कोचीन में, ये सारी जगह अपना व्यापारिक कंपनी खोला और यहाँ पे व्यापार करने लगा। और क्योंकि इनके लिए उन साउथ के एरिया में क्यों इधर गोवा दमन द्वीप में आसान हो गया, क्योंकि उस टाइम पे मुग़ल का जो आप पढ़ेंगे, जब मुग़ल का इतिहास पढ़ेंगे तो मुग़ल का साम्राज्य साउथ तक फैला हुआ नहीं था, दक्षिण तक फैला हुआ नहीं था। इसलिए उनको वहाँ पर अपना व्यापार करना, ये सारा चीज़ इस्टेब्लिश करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि वहाँ पे मुग़ल सत्ता नहीं था। इसलिए उनके लिए साउथ के तरफ में अपना व्यापार इस्टेब्लिश करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया। तो ये हमारी बात में उतना ही नहीं, जब वो जो पुर्तगीज़ थे वो धीरे धीरे यूरोप, ये अफ्रीका की तरफ भी आगे बढ़ने लगे। और अफ्रीका में भी जो सोना है और हाथी का दांत है, ये उनको काफ़ी आकर्षित किया वहाँ पे। तो ये वहाँ पे भी अपना व्यापार इस्टेब्लिश कर लिए। तो ये धीरे, और एकाधिकार कहा जाता है कि पुर्तगीज का 16वीं सदी में पूरे व्यापार पे एकाधिकार छा गया था। वो जहाँ भी जा रहे थे अपना व्यापार फैलाते जा रहे थे। अभी आपको इसमें कहीं भी अंग्रेज़ देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पूरा 16वीं सदी में फैला हुआ था पुर्तगीज़। अफ्रीका में भी गया, वहाँ उसको आकर्षण मिला। फिर वहाँ से यहाँ तक कि अफ्रीका के लोगों को भी वह गुलाम बना बना के वेस्ट इंडीज़ वगैरह सब भेजने लगा। तो ये आप जब पढ़ेंगे, आगे किताब में अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसमें भी आपको ये सारा पॉइंट आपको मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे इनका ये एशिया की तरफ घुसना शुरू कर दिया और एशिया में अपने व्यापारी वगैरह सारा आने लगे। साथ में सैनिक भी आने, इनके साथ सबसे ज़्यादा ये जो अंग्रेज आए या फ्रांसीसी आए, इनका सैन्य व्यवस्था भी बहुत मजबूत था। इसलिए इनको कहीं भी जाकर अपना व्यापार इस्टेब्लिश करने में कुछ दिक्कत नहीं होता था। तो ये सैनिक के साथ साथ धीरे धीरे एशिया में भी प्रवेश कर गए। और जैसे एशिया में प्रवेश किए, फिर धीरे धीरे भारत में, एशिया में आ गए। तो फिर वहीं से भारत में इनका आना शुरू हो गया। और आप गोवा में देखेंगे, गोवा में सबसे पहले पुर्तगीज जो है वो सबसे पहले, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले पुर्तगालीज कहाँ आए थे, तो गोवा में ही आए थे। 1510 ईस्वी में गोवा में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और उसके बाद फिर कोचीन, दमन द्वीप, ये सब में उसका अधिकार रहा। अब ये पुर्तगीज़ के बाद ये ऑब्वियस है कि सिर्फ पुर्तगीज़ ही नहीं, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ होगा, वो चाहेगा कि जब पुर्तगीज़ को देखेगा कि ये जब इतना एक्सप्लेन कर रहा है अपने व्यापार को, इतना फ़ायदा कर रहा है, तो वो भी चाहेगा कि हम भी उस जगह पर जाकर के व्यापार करें, हम भी मुनाफा कमाएं। क्योंकि सारा खेल तो मुनाफा का ही है। तो मुनाफा के कारण सारे लोग यहाँ आए या कहीं भी जाके जितना भी कॉलोनी बनाए वो सिर्फ और सिर्फ क्यों बनाए, क्योंकि मुनाफा करना चाहते थे। उसके बाद आपको जब पुर्तगीज़ के बाद आप देखेंगे, फिर डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं और फिर अंग्रेज आता है। क्योंकि फिर ये सब में आपस में बीच में प्रतिद्वंदी होने लगता है इस बात का कि हम यहाँ व्यापार करेंगे तो हम करेंगे। तो जब उसके बाद डच आना शुरू करता है, फिर डच और स्पेन पहले पुर्तगीज़ और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्पेन का, क्योंकि उस दोनों का सबसे ज़्यादा एकाधिकार है व्यापार पर। उसके बाद यहाँ पर डच आने लगते हैं। डच का वैसे भारत से कुछ खास दिलचस्पी नहीं रहता है डच को। डच सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, जकार्ता, सुमात्रा, वो ये इन सारी जगहों पे वो अपना व्यापार को फैलाता है डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना, वैसे भारत, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं हुआ, भारत में भी उसने अपनी कंपनी की स्थापना की। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में 1602 ईस्वी में हुआ था। और वहाँ के वो डच सांसद से, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो वहाँ से युद्ध करना और किले बनाना, ये सब का परमिशन वो ले लेता है। क्योंकि उसको पता ही था कि उसको अपने प्रतिद्वंदी के बारे में तो ऑब्वियस है कि पता ही होगा कि एक अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब मेरे प्रतिद्वंद लगे हुए हैं, उनसे इनको युद्ध करना पड़ेगा, तभी वो अपना वहाँ पे व्यापारिक केंद्र खोल सकेंगे। तो इसलिए वो वहाँ के संसद से खास करके सैन्य रखने का, ताकि वो जब जिस अधिकार को जीत सके उससे संधि करने का, क्योंकि जीतेंगे तो वहाँ का कोई क्षेत्र जो क्षेत्रीय प्रशासन होगा उससे वो संधि करेंगे कि आप हम आपसे इतना आप हमको कर दीजिए, हम आपके क्षेत्र का सुरक्षित रखेंगे। इस बिना पे वो संधि करते थे। तो संधि करने का, फिर अपना किला बनाने का, अपने खुद के किला बनाने का वो क्या करते हैं, वो डच के संसद से ही वो पास करवा लेते हैं। उसके डच के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसीसी आते हैं और फिर उसके बाद अंग्रेज आते हैं। अब देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी और अंग्रेज में भी, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें भी फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में ही युद्ध हुआ है। वो भी निर्णायक युद्ध नहीं होता, युद्ध बराबरी पर ही समाप्त हो जाता है दोनों का।
तो ये सिलसिला ऐसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में यूरोपियन का सिलसिला कुछ इस प्रकार से रहा है, वो इस प्रकार से धीरे धीरे, ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टली अगर आप ये सोचते हैं कि हमें आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़, तो अंग्रेज हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारा शोषण कर सके, इसलिए हम सोचते हैं अंग्रेज से आज़ादी, तो सिर्फ अंग्रेज से ही नहीं, इन सभी का पूर्ति, क्योंकि हम आप सोचेंगे कि आज़ादी के सबसे बाद में आपको पता ही होगा कि कौन सा राज्य आज़ादी के सबसे बाद में आज़ाद हुआ था। आप हमको ये कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन सा राज्य आज़ाद हुआ था, क्योंकि कमेंट बताएगा, और नहीं तो इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तब हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे इसके बाद हम अंग्रेज के किस तरीके से गुलाम हो गए, और किस तरीके से हमारे धन का दोहन होने लगा, किस तरीके से वो हमारे धन को यहाँ से इंग्लैंड ले जाते रहे, हमारे ही माल को कैसे इंग्लैंड में ले जा करके बेचने लगे, फिर हम इसके बाद वो देखेंगे। तो इस प्रकार से हम देख लिए कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। उसके बाद यहाँ पर फ्रांस आए, और उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अब इसके विषय में हम डीपली फिर से नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शुरुआत हम कर दिए, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए ताकि सारे लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, या फिर आप कैसे चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ पॉइंट्स रुक करके लिखाएं आप लोगों को सेंटेंस वाइज, तो वो भी आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस तरीके से आपको लिखाने के विषय में सोचेंगे। या फिर अगर आप कुछ लिखना भी चाह रहे हो, अगर हम जो कुछ पॉइंट बोल रहे हो, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके भी चाहिए तो लिख सकते हैं। तो ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।